आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है। आप सबसे पहला प्रश्न उठता है कि रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। तो भौतिक रसायन विज्ञान की वह ब्रांच, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के ताप, दाब, उत्प्रेरक और उसमें होने वाले समस्त परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए, उसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत सबसे पहली हेडिंग जो हमें पढ़ना है वो है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, इसे अंग्रेजी में रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब प्रश्न उठा क्रिया का वेग किसे कहते हैं। बहुत साधारण सी परिभाषा है, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। पुनः एक बार, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया के वेग को dx/dt से प्रदर्शित करते हैं, यानी अभिक्रिया का वेग बराबर होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर dx/dt। ये अब अगली हेडिंग अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता अंग्रेजी में इसे मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। अब प्रश्न उठा अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। बहुत साधारण सी परिभाषा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टर्स, यानी अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया आणविकता कई प्रकार की होती है, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की दिखाई गई है। नंबर 1 एक अणु अभिक्रिया, एक अणु अभिक्रिया। नंबर 2 द्विअणुक अभिक्रिया। नंबर 3 त्रिअणुक अभिक्रिया, त्रिअणुक अभिक्रिया। एक अणुक अभिक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तीसरे को ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब हम चर्चा करते हैं एक अणु का अभिक्रिया किसे कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब अभिकारक अणुओं की संख्या 1 होती है, जब अभिकारक अणुओं की संख्या 1 होती है तो उसे हम यूनिमॉलिक्यूलर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O2, इसको गर्म किया जाए तो H2O प्लस हाफ O2 में टूटता है, हाफ O2 में, 1/2 O2 में। अब हम यहां ये देख रहे हैं कि H2O2 यानी अभिकारक अणुओं की संख्या 1 है, तो ये एक अणुक अभिक्रिया हो गई। अब द्विअणुक अभिक्रिया, जब अभिकारक अणुओं की संख्या 2 होती है तो उसे द्विअणुक या बाईमॉलिक्यूलर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस Br2, ये 2HBr। अब इसमें अभिकारक अणुओं की संख्या 1 और 1, 2 दिखाई दे रही है, तो इसी बाईमॉलिक्यूलर अभिक्रिया हो गई। और जब ट्राईमॉलिक्यूलर की अब चर्चा होगी तब जब परिभाषा इसकी बनेगी, जब अभिकारक अणुओं की संख्या 3 होती है तो उसे हम ट्राईमॉलिक्यूलर कहते हैं, यानी त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया FeCl2 प्लस FeCl3, 2FeCl3, ये रो SnCl4 प्लस 2FeCl2। यहां हम देख रहे हैं बैलेंस 2 दूना 4, 4 8 हो गया, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया। यहाँ SnCl2 का अभिकारक अणु संख्या 1 है, यहाँ FeCl3 का अभिकारक अणु संख्या 2 है, तो 2 1 3 हो गया। इस प्रकार से त्रिअणुक अभिक्रिया हो गई। तो अभिक्रिया की आणविकता इस प्रकार से एक्सप्लेन की जाती है। अगली हेडिंग है जो सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है इस पूरे चैप्टर में है, जिसका नाम है अभिक्रिया की कोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोट। अब अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं?
अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माने अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसके सांद्रता परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता है, अभिक्रिया की कोट कहलाता है। पुनः एक बार, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसके सांद्रता परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता है, अभिक्रिया की कोट कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम समझें तो जैसे A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस जी हो गया। अब इसके लिए सबसे पहले हमें अभिक्रिया का वेग समीकरण बनाना पड़ेगा। जैसे dx अपान dt समानुपाती A कंसंट्रेशन इंटू B कंसंट्रेशन। अब इसको हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे, dx अपान dt बराबर K हो गया A कंसंट्रेशन इंटू B कंसंट्रेशन, जहां वेग को अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। अब इस किसी भी पहले सर्वप्रथम कोई अभिक्रिया लिख लिया जाए, इस अभिक्रिया का वेग समीकरण निकाल लिया जाए और वेग समीकरण निकालने के बाद ये देखा जाए कि इस अभिकारक की सांद्रता के ऊपर कितने घात लगे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं घातों के योग को ही अभिक्रिया की कोट कहते हैं। घातों के योग को ही, घातों के योग को ही अभिक्रिया की कोट कहते हैं, अभिक्रिया की कोट कहते हैं, अभिक्रिया की कोट कहते हैं। घातों के योग को ही अभिक्रिया की कोट कहते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें dx अपान dt है, जो अभिक्रिया का वेग होता है जो इस प्रकार से, वो अगर मान लिया जाए घातों की योग, अब अभिक्रिया का जो घात है वो dx अपान dt पर, इस पर अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है। अब जैसे हम क्या आगे, अभिक्रिया की कोट जो होती है वो कई प्रकार की होती है, प्रकार की चर्चा कर ली जाए तो शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, तृतीय कोट की अभिक्रिया। लेकिन हमारे क्लास 12 में दो ही प्रकार की अभिक्रिया कोट हमारे सिलेबस में, एक शून्य कोट की अभिक्रिया, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो हम शून्य कोट की अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं। शून्य कोट की अभिक्रिया के यहां अभिक्रिया की कोट पूरी तरीके से प्रायोगिक टॉपिक है। किसी अभिक्रिया को देख करके ये बता पाना संभव नहीं है कि वह अभिक्रिया किस कोट की है, क्योंकि अभिक्रिया की कोट पूर्ण रूप से प्रयोगात्मक टॉपिक है। जैसे H2 प्लस Br2 येरो 2HBr हो गया। अब इसके लिए हम अभिक्रिया का वेग समीकरण निकालेंगे तो dx अपान dt बराबर K H2 कंसंट्रेशन इंटू Br2 कंसंट्रेशन। अब अगर जिस अभिक्रिया के सांद्रता परिवर्तन से, जिस अभिक्रिया के सांद्रता परिवर्तन से dx अपान dt यानी अभिक्रिया का वेग प्रभावित होगा, उसका घात जो है 1 माना जाता है, और जिसके सांद्रता परिवर्तन से dx अपान dt प्रभावित नहीं होगा उसका घात 0 माना जाएगा। अब मान लेते हैं इसके सांद्रता परिवर्तन से dx अपान dt पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका घात भी 0 हो गया, और इसके सांद्रता परिवर्तन से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका भी घात 0 हो गया। अब घातों के योग कर दिया जाए, 0 धन 0 एरो 0 हो गया, तो यह शून्य कोट की अभिक्रिया हो गई, यह शून्य कोट की अभिक्रिया हो गई। अब हम ये पता कैसे लगाते हैं, प्रश्न ये है कि इस पर शून्य कैसे हो गया, इस पर शून्य कैसे हो गया। तो हमने कहा ये एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, मौखिक हम किसी अभिक्रिया को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि अभिक्रिया किस कोट की है। जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें प्रयोग में ये स्पष्ट पता चलेगा कि इसके सांद्रता परिवर्तन से dx अपान dt प्रभावित नहीं हो रहा है, इसके सांद्रता परिवर्तन से dx अपान dt प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए इसका भी घात 0 हो गया, इसका भी घात 0 हो गया, और 0 0 को जोड़ने पर 0 है, इसलिए शून्य कोट की अभिक्रिया हो गई। अब हम मात्रक कैसे निकालते हैं, एक ट्रिक बता देते हैं, एक ट्रिक पर चर्चा कर लेते हैं। अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोट का मात्रक, अभिक्रिया की कोट का मात्रक कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है, कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। इसका क्या मतलब है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस n, और सेकेंड इनवर्स कह लीजिए या मिनट इनवर्स कह लीजिए।
अब अगर इस ट्रिक का उपयोग करें तो हम शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट सबके लिए मात्रा निकाल सकते हैं। यहां आगे देखिए, तो हमें अगर शून्य कोट की अभिक्रिया निकालना है, शून्य कोट की अभिक्रिया का मात्रा निकालना, शून्य कोट की अभिक्रिया का मात्रा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस शून्य हो जाएगा, और यहां सेकेंड इनवर्स हो गया, सेकेंड इनवर्स हो गया। तो अब ये हो गया हमारा मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अब प्रथम कोट की अभिक्रिया कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम करेंगे मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस n के स्थान पर यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ सेकेंड इनवर्स ही रहेगा। इस प्रकार से ये हो जाए, एक के घात एक में से एक शून्य हो गया, और किसी भी संख्या के घात शून्य का मतलब 1 होता है, तो ये कांस्टेंट हो गया, और सेकेंड इनवर्स इसका मात्रक हो गया सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स हो गया। अब हम द्वितीय कोट की अभिक्रिया की बात करें, यदि हम द्वितीय कोट की अभिक्रिया की मात्रक की बात करें, तो यहां आपको दिखाई दे रहा है मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस 2 हो जाएगा, और यहां सेकेंड इनवर्स रहेगा ही, अर्थात ये हो जाएगा मोल, और 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, और ये सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे तृतीय कोट की अभिक्रिया की मात्रा निकाला जाए तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब यहां हो जाएगा मोल के पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। इस प्रकार से हम इस ट्रिक से जो है, जो बताई गई ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से बड़े आसानी से अभिक्रिया की कोट के लिए मात्रा निकाल सकते हैं। अब हम प्रथम कोट की अभिक्रिया की बात करें, शून्य के बाद प्रथम कोट की अभिक्रिया की बात करें, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए कैसी परिभाषा होगी, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए कैसी, इसके लिए जब किसी अभिक्रिया, जब देखिए, जब किसी अभिकारक की सांद्रता, जब किसी भी अभिकारक की किसी एक अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग प्रभावित होगा। जैसे ये है CH3COO2H5 है, एथिल एसीटेट है, इसका H2O से रिएक्शन करा दिया जाए तो ये C2H5OH एथिल कोहल बन रहा है, C2H5OH एथिल अल्कोहल बन रहा है, और ये हमारा एसिटिक एसिड बन गया CH3COOH। इसके लिए अभिक्रियक वेग समीकरण निकालें, dx/dt बराबर K हो गया, और यहां CH3COO2H5 हो गया एथिल एसीटेट, इसका कंसंट्रेशन लगा दिया, H2O इसका कंसंट्रेशन लगा दिया। अब प्रयोग करके देखा गया कि इसके सांद्रता परिवर्तन से dx/dt पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसका घात शून्य हो गया, और इसके सांद्रता परिवर्तन से dx/dt प्रभावित हो रहा है, इसलिए इसका घात 1 हो गया। अब 1 और शून्य को जोड़ दिए 1 हो गया, अर्थात ये प्रथम कोट की अभिक्रिया हो गई, अर्थात ये प्रथम कोट की अभिक्रिया हुई। मात्रक इसके पहले ही बताया जा चुका है। तो परिभाषा हो गई, जब किसी अभिक्रिया का वेग यानी dx/dt केवल और केवल एक अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर करता है तो हम उसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं, और जब किसी अभिकारक की सांद्रता निर्भर नहीं करता तो शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं, और जब दो अभिकारकों की सांद्रता निर्भर करता है तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहेंगे, जब 3 अभिकारक की सांद्रता निर्भर करेगा तृतीय कोट की अभिक्रिया कहेंगे। इस प्रकार से अभिक्रिया कोट की परिभाषा दी जाती है, और अभिक्रिया की कोट पूर्ण उसे एक बार पुनः कह रहा हूं, अभिक्रिया की कोट पूर्ण उसे प्रयोगात्मक टॉपिक है, किसी अभिक्रिया को देख करके यह बता पाना संभव नहीं है कि अभिक्रिया किस कोट की है। अब हम अभिक्रिया की कोट के लिए वेग स्थिरांक की गणना करेंगे, एक फार्मूला निगमन करेंगे, अभिक्रिया की कोट के लिए वेग स्थिरांक की गणना करेंगे। इस प्रकार शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। अब इसके लिए मानना पड़ेगा, माना कोई एक अभिक्रिया ये है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, माना कोई एक रिएक्टर से उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ये शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए दिखाया गया है। अब यहां जो है, अगर इसके लिए अभिक्रिया का वेग समीकरण निकाला जाए तो ये dx/dt बराबर K हो जाएगा,
ए कंसंट्रेशन के पावर 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं किसी भी संख्या घात 0 का मतलब 1 होता है, यानी dx अपान dt बराबर k हो जाएगा। अब इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो dx बराबर k dt हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, एक समीकरण 1 का जब समाकलन किया तो ये हो जाएगा dx बराबर कांस्टेंट का समाकलन होगा रही dt बराबर हो जाएगा x बराबर kt प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक है, जहां c समाकलन स्थिरांक है, जहां c समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। यदि t बराबर 0 हो जाए तो x बराबर भी 0 हो जाएगा। जब यहां t का मान 0 हो जाएगा तो c समाकलन स्थिरांक x का मान भी 0 हो जाएगा, तब c बराबर भी 0 आ जाएगा। अब इस प्रकार c का मान समीकरण जो है 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब 2 में रखूंगा तो ये हो जाएगा x बराबर kt, यानी k बराबर हो जाएगा x अपान t। यही समीकरण ही यहाँ k वेग स्थिरांक है, शून्य कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक है, t टाइम है, x वेग का विस्थापन है या स्थिति है। तो k बराबर x अपान t, ये शून्य कोटि की क्रिया के लिए वेग स्थिरांक का यही फॉर्मूला है। अब हम निकालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, यहां वेग स्थिरांक निकाला जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। माना कोई अभिक्रिया ये है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। अब शुरुआत में प्रारंभ में माना इसका ये मोल है, प्रारंभ में माना इसका ये मोल है, यहां 0 मोल प्रोडक्ट के रूप में वियोजित हो रहा है या बन रहा है, प्रारंभ में ये स्थिति है। प्रारंभ में आफ्टर टी टाइम, कुछ समय पश्चात इसमें से x मोल वियोजित हुआ, यहां भी x हो गया। आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, कुछ समय के पश्चात, कुछ समय पश्चात। अब अगर इस पर हम लोग जो है अभिक्रिया का वेग समीकरण लगाएं तो ये हो जाएगा dx अपान dt बराबर k a माइनस x हो गया। अब a माइनस x को यहां ले आते हैं, dt को यहां ले आते हैं, तो dx अपान dt बराबर dx अपान a माइनस x बराबर k dt हो गया। अब ये समीकरण 1 हो गया। अब हम समीकरण 1 का समाकलन करेंगे। समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, अब समीकरण ये हो गया dx a माइनस x बराबर k का समाकलन होगा dt हो गया। अब जब इसका हम समाकलन करेंगे तब ये हो जाएगा आपका माइनस log e बेस a माइनस x बराबर kt प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक है, जहां c समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है, जहां c समाकलन स्थिरांक है। यदि यहां t का वैल्यू 0 हो जाए, t बराबर 0 हो जाए और x बराबर 0 हो जाए, x बराबर 0 हो जाए, तो दोनों का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस log e बेस a माइनस 0, x के स्थान पर 0 हो गया, बराबर k गुणे 0 हो गया, t के स्थान पर 0 हो गया, प्लस c हो गया। इसका मतलब c बराबर हो गया माइनस log e बेस a हो गया। अब c का मान समीकरण 2 में रखूंगा, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखूंगा तब देखिए यहां से माइनस log e बेस a माइनस x बराबर kt माइनस c, यहां माइनस है तो माइनस log e बेस a हो जाएगा।
अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम ये पार्ट को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा log e बेस a माइनस log e बेस a माइनस x बराबर kt हो गया। इसमें से log e कॉमन ले लेते हैं, log e कॉमन हो गया, a बटे a माइनस x हो गया बराबर kt हो गया, या kt को चाहे यहां लिख दें, kt हो गया। तो k बराबर हो जाएगा 1 बटे t log e बेस a बटे a माइनस x। अब प्राकृतिक लघुगुणक लेंगे। प्राकृतिक लघुगुणक लेने पर चूंकि प्राकृतिक log e बेस x बराबर होता है 2.303 log 10 बेस x, ये मान होता है, log e बेस x का मान होता है। तो इसके स्थान पर जब इसको रखेंगे हम तो हमें देखिए क्या वैल्यू प्राप्त होगा। तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा k बराबर 2.303 बटे t log 10 बेस log, इसका मान यहां है log 10 बेस a बटे a माइनस x, ये मान प्राप्त हो गया। यही प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण है। अब हम प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु की गणना करेंगे। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु की गणना करेंगे। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना करें। अर्धायु क्या होता है? ऐसा वह आवश्यक समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाए, आधा ही शेष बचे, तो उसी आवश्यक समय को हम अर्धायु कहते हैं। अब ये हमारा समीकरण था k इक्वल टू 3.303/t log 10 बेस a बटे a माइनस x। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ t के स्थान पर t/2 रखेंगे, t हाफ रखेंगे अर्धायु काल के लिए, और x के स्थान पर a/2 रखेंगे। ये दोनों मान इसमें रख देंगे तो k बराबर हो गया 3.3 बटे t हाफ log 10 बेस a बटे a माइनस a/2। इसको हम हल करेंगे, इतने हल करेंगे तो a माइनस a/2 हो गया, 2a माइनस a बटे 2, ये a/2 हो गया। तो ये हो गया k बराबर 2.303 बटे t हाफ log 10 a बटे 2, a कट जाएगा तो ये हो जाएगा k बराबर 2.303 t हाफ log 2 हो जाएगा, log 10 बेस 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं log 2 का मान होता है log 10 बेस 2 बराबर 0.3010 होता है, 0.3010 होता है। इसका मान यहां रखेंगे तो k बराबर 2.303 बटे t हाफ और इंटू 0.3010 हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 0.693 बटे t हाफ, या t हाफ बराबर 0.693 बटे k। इस प्रकार ये प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु का समीकरण है। अब हम आगामी वीडियो में वीडियो नंबर 2 में इस पाठ के शेष बची हुई चीजों को लेकर के उपस्थित होंगे।